हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि खुशहाल ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है एनसीईआरटी बेस्ड होगी। इसमें हम जियोग्राफी की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एनसीईआरटी की ये सीरीज एमपीपीएससी प्री के सिलेबस को ध्यान में रखकर कवर की जाएगी। ठीक है। इसमें एनसीईआरटी 6 से 12 के उन टॉपिक्स और उन क्लासेस की एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा जो एमपीपीएससी के सिलेबस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैच करते होंगे या लिंक करते होंगे। ठीक है। तो आज की एनसीईआरटी सीरीज की पहली क्लास में हम 6 क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम क्यों ना पहले एमपीपीएससी प्री के सिलेबस को ही देख लें और इसमें जियोग्राफी खंड में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, ताकि ये क्लैरिटी हो जाए कि हमें इन इन टॉपिक्स को ही पढ़ना है। और एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स जिस जिस क्लास की एनसीईआरटी में कवर होंगे, केवल उन्हीं एनसीईआरटी के उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सभी टॉपिक्स यहाँ पर सभी क्लास की एनसीईआरटी कवर नहीं होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम एमपीपीएससी प्री के सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पर एक आयोग द्वारा प्रोवाइड सिलेबस को लगाया है आपके लिए। ये सिलेबस देखिए आप। तो देखिए, ये भारत के भूगोल का सिलेबस है। इसमें कुल 7 पॉइंट कवर किए गए हैं। तो एनसीईआरटी के माध्यम से हम पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 7 को कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है पर्वत पठार, पहाड़ियां, नदियां और झीलें। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है जलवायु घटनाएं, जिसमें एल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ये सभी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद में तीसरे पॉइंट में लिखा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज, जल संसाधन। इसमें हम वन, खनिज, जल संसाधन के स्टैटिक पार्ट को एनसीईआरटी से कवर करेंगे। इसके अलावा वन एसएफआर की रिपोर्ट आती है और ये अभी 2021 की आई है, 2023 की लेटेस्ट नहीं आई है। यदि आने वाले 1-2 महीने में या आपके एग्जाम से पहले एसएफआर रिपोर्ट 2023 अगर आ जाती है तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और वन वाले टॉपिक को उससे लिंक कर देंगे करंट से। ठीक है। एसएफआर रिपोर्ट के जो डाटा होंगे उसको हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद में प्रमुख फसलें एनसीईआरटी में कवर होंगी। इसके बाद में खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति और दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियां, ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी में उतना अच्छा तरीके से कवर नहीं है, तो इसके लिए हम अलग से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। इसके बाद में ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में कवर है और इनफ है कि एनसीईआरटी को पढ़ें और वहां से इस टॉपिक को कवर कर लिया जाए। भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, ये टॉपिक थोड़ा करंट से लिंक करता है। प्राकृतिक खतरे और आपदाएं। ठीक है। तो इसमें भूकंप, बाढ़ वगैरह ये सब चीजें हैं। तो वो चीजें तो मतलब स्टैटिक पार्ट इसका जो है वो कवर हो जाएगा एनसीईआरटी से। लेकिन भारत में प्रमुख चक्रवाती, ये टॉपिक के लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी और उसका जो कंटेंट होगा वो उसकी जो प्रमुख चक्रवात भारत में अभी तक आए हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। अगला टॉपिक जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं जनगणना, ग्रामीण नगरीय प्रवास। जनसंख्या वृद्धि, वितरण और जनगणना, तो इसके लिए हम जनगणना वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, उतना ही पर्याप्त होगा। जो जनगणना 2011 है उतना ही पूछा जाता है। ठीक है। अभी तक 2022, 23, 24 में जो भी क्वेश्चन आए हैं, 22-23 तो पुराना सिलेबस था, 2024 में इस टॉपिक से केवल एक क्वेश्चन आया था, वो भी जनगणना का, 2011 की जनगणना का क्वेश्चन था। ग्रामीण नगरीय प्रवास 12th क्लास की एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से कवर किया गया, मानव भूगोल वाली में। ठीक है। तो ये अपना भारत के भूगोल का सिलेबस है और ये 10 नंबर देता है प्री में आपको। तो काफी डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके प्री पास करने के लिए। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस क्लास की एनसीईआरटी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एमपीपीएससी प्री के सिलेबस से लिंक करते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये मैंने लिख रखा है एनसीईआरटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट में उतरने से पहले क्यों ना हम भारत की एक मानसिक यात्रा कर लें। ये यात्रा आपको बहुत ही मदद करेगी सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए और ये जो संदर्भित टॉपिक्स हैं उनको सही से समझने के लिए। ठीक है। तो ये मैंने भारत के
का मैप लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम भारत का उत्तरी हिस्सा देखते हैं, इसमें क्या क्या है। तो भारत के उत्तरी हिस्से में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये हमारा प्यारा सा हिमालय, ये हिमालय क्षेत्र है। आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये अपना जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इधर ये म्यांमार और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, ये सब जो हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ये पार्ट आप पहचानते हैं, ये पार्ट इसको कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है और विभिन्न प्रकार की नदियां, चाहे वो गंगा हो, सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र हो, ये बड़ी बड़ी नदियां इस उत्तर भारत के विशाल मैदान की रूपरेखा तैयार करती हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इस पार्ट को तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। ये भारत का महामरुस्थल है, थार महामरुस्थल। ठीक है, और ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान गुजरात का क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अब इस क्षेत्र को, बताइए क्या है। ये है भारत का प्रायद्वीप। ये क्या है? भारत का प्रायद्वीप है भाई, भारत का प्रायद्वीप। और इसके बाद में ये जो क्षेत्र है, ये अपना पूर्वी तट और ये है पश्चिमी तट। ठीक है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। इसके बाद में ये एरिया आप देख रहे होंगे, इसको कहते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये भारतीय द्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद में कुछ यहाँ क्षेत्र है, इनको लक्षद्वीप कहते हैं। ये क्षेत्र जो है ये लक्षद्वीप है। तो इस तरीके से ये भारत की भौगोलिक संरचना है, भौतिक विभाजन है। उत्तर में हिमालय, उसके बाद में उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत, थार मरुस्थल, ठीक है, तटीय प्रदेश, और ये दोनों तरफ द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद इतना जानने के बाद हम देखेंगे कि ये प्रायद्वीपीय भारत है और इसके पूर्व में ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है। ये पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में है हमारा हिंद महासागर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे भारत की जो आकृति है या भारत का जो स्वरूप है वो, ठीक है, अद्वितीय है। क्योंकि उत्तर में एक विशाल पर्वत से घिरा हुआ, पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ। तो इस तरीके से ये भारत की संक्षिप्त मानसिक यात्रा करने के बाद हम विषय में प्रवेश करेंगे और इस संदर्भ में हम 6 क्लास की एनसीईआरटी को देखेंगे। और 6 क्लास की एनसीईआरटी में कौन सा टॉपिक है जो हमारे एमपीपीएससी प्री के सिलेबस से लिंक करता है, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये टॉपिक नंबर 7 है जो एमपीपीएससी प्री के सिलेबस से मैच करता है। ये मेरी खुद की एनसीईआरटी है, इसको मैं अपने एग्जाम के दौरान पढ़ता रहता हूँ और अभी तक यूपीएससी के लिए मैं विशेषकर इसको पढ़ता हूँ। लगभग 10 से ज़्यादा बार मैंने इस एनसीईआरटी को अभी तक पढ़ा है। तो यही वाली एनसीईआरटी मैंने पीडीएफ बनाकर लगा ली, नई एनसीईआरटी का यूज नहीं किया, क्योंकि इस एनसीईआरटी महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं, तो आप लोगों को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, सहूलियत होगी कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। यदि आप भी एनसीईआरटी को पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं जिस तरीके से मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है, या जिस तरीके से मैंने इसमें पढ़ा है, कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं, तो वो सब चीज़ें आप देखते चलिए पढ़ते टाइम। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन यहाँ पर क्या लिखी हुई है? पहली लाइन लिखी हुई है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश, बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाले देश का मतलब क्या हुआ? क्या इसका भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि ये विश्व में सर्वाधिक बड़ा है? जी नहीं, इतना अधिक तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जरूर है कि विश्व में यदि
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वें स्थान पर आता है। आगे लिखा हुआ उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। ठीक है, अभी हमने मैप में देखा कि भारत किस तरीके से हिमालय से घिरा हुआ है उत्तर में। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहलाते हैं। ये सब हमने अभी मैप में देख ही लिया है कि पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर भारत की दक्षिणी सीमा का और कहें कि पूर्वी पश्चिमी सीमा का सीमांकन करते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख का मतलब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे लिखा हुआ उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। लगभग 3200 किलोमीटर इसका विस्तार यहाँ पर लिखा गया, हालांकि एग्जैक्टली इसका जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, आगे हम जब 9 क्लास की और 11 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें और इसको मतलब जो फैक्ट हैं और अच्छे तरीके से बताए गए हैं। आगे देखते हैं, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ के रण तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ये 2900 किलोमीटर लगभग में है, एग्जैक्टली इसका जो विस्तार एक्सटेंशन है वो 2933 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। ये सभी विभिन्नता, ये सभी डाइवर्सिटी जो फिजिकल डाइवर्सिटी है इंडिया की, हमने सभी अपने मैप पर अभी देख ली कि महामरुस्थल जो थार का मरुस्थल हमने देख ही लिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान देख लिया। इसके बाद में असमान पठारी सतह, ये हमने नहीं देखा, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार को हमने जरूर देख लिया था। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार भी है जिसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश कहने का मतलब यही है, जर्मनी का रूर प्रदेश है जो कोयले जैसे खनिज के लिए, विश्व प्रसिद्ध है। भारत का छोटा नागपुर का पठार भी कोयले और लोहे के खनिजों के लिए अपनी प्रसिद्धि रखता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। ये ट्री के काम का नहीं है। आगे देखते हैं, इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। हालांकि ये प्री के काम का तो नहीं है, लेकिन आप मेंस में इस तरह की लाइनें यूज कर सकते हैं। विविधता में एकता, आपका सोशियोलॉजी वाला टॉपिक जो है विविधता में एकता सेकंड यूनिट में, तो वहां पर इस तरीके की लाइन, इन लाइनों को यूज आप कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आप एनसीईआरटी पढ़ते समय ये ध्यान रखिए कि ये जो बॉक्स में क्या आप जानते हैं या फिर इस तरीके के जो फैक्ट लिखे रहते हैं बॉक्स में, ये लिखा हुआ है जैसे प्रायद्वीपीय स्थल वह भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो इस तरीके के जो फैक्ट है ना, उनको आप मत छोड़िए एनसीईआरटी पढ़ते समय, क्योंकि यहाँ से आयोग सीधे सीधे क्वेश्चन उठा लेते हैं, यूपीएससी भी और एमपीपीएससी भी। ठीक है, तो ये जो लिखा है प्रायद्वीपीय स्थल वह भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, इसको हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं कैसे ये बात सही है। ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन, कि पृथ्वी का वह स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो। तो हम इसको देखते हैं, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है। इसका एक हिस्सा जो है वो स्थल कनेक्ट है, ये वाला हिस्सा ये स्थल से कनेक्ट है। इसके बाद में ये हिस्सा इधर अरब सागर है। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत की जलीय सीमा बना रहे हैं। और उत्तरी क्षेत्र जो कि सतपुड़ा वगैरह और विंध्यन क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा को हम सीमांकन करें तो सतपुड़ा और विंध्यन क्षेत्र से इसकी उत्तरी सीमा का सीमांकन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने व्यवहारिक रूप में भी देख लिया कि जो परिभाषा प्रायद्वीप की लिखी थी वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है अपने समझने के लिए। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाली खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, ये बीच में हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो ये मैंने अपने समझने के लिए, याद करने के लिए बना रखा था। आप भी इस तरीके की
कलाकारियां छोटी छोटी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम भारत की स्थिति को देखते हैं कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। इसमें लिखा हुआ है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का मीन्स क्या हुआ यहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो हमारी पृथ्वी जो है वो दो गोलार्धों में बटी हुई है। दो गोलार्ध कौन कौन से हैं? एक उत्तरी गोलार्ध अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका जो वर्गीकरण है या इसको बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया? तो एक काल्पनिक रेखा है जिसका नाम विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसके उत्तर वाला क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का पार्ट दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो भारत की अवस्थिति जो कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में भी अगर इसका और डिवीजन करें, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध क्यों? क्योंकि 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच मीन टाइम है, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम का हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। और विषुवत रेखा के आधार पर अगर डिवीजन करते हैं तो उत्तर विषुवत रेखा के उत्तर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो भारत की जो एकदम सटीक सटीक लोकेशन जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। पृथ्वी पर तीन बड़े अक्षांश हैं। पृथ्वी पर तीन बड़े अक्षांश हैं। पहला अक्षांश मैंने आपको बता दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बाद में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको कर्क रेखा कहते हैं और एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच है। मैंने इसको इस तरीके से लिख रखा था अपने लिए याद करने के लिए। आप भी इस तरीके का कुछ छोटा सा चित्र बना सकते हैं। ये भारत को मैंने 4 हिस्सों में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में बांट रखा है। और इसके बाद मैंने यहाँ लिखा था साउथ में कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ। ठीक है, ये इसका उत्तरी दक्षिणी विस्तार है भारत का। पूर्वी पश्चिमी विस्तार क्या है? तो पश्चिम में यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका पूर्वी पश्चिमी विस्तार है। तो इस तरीके से भारत लगभग 30 डिग्री अक्षांश में फैला हुआ है और लगभग 20 डिग्री देशांतर और 29 डिग्री अक्षांश में विस्तृत है। ठीक है, एक और फैक्ट है इसमें लिखा हुआ है कि आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? तो रूस में 11 मानक समय है। लेकिन आप ये बताइए कि भारत में कितने मानक समय हैं? भारत का भी विस्तार काफी बड़ा है। 30 डिग्री अक्षांश 30 डिग्री लगभग देशांतर, इतने बड़े अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में भारत के जो टाइम जोन है वो कितने हैं और कितने टाइम जोन की मांग चल रही है भारत में? 2 हैं, 4 हैं, 1 है, कितने हैं और कितने की मांग चल रही है? 4 की, 6 की, 2 की, 1 की, कितने की चल रही है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? हमने अभी देखा कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। हमने दोनों तरीके से बांट लिया था, अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री। हमने अभी देखा कि देशांतर विस्तार कितना है इसका? 29 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटों का होगा, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है। हमने पहले तो नहीं पढ़ा क्योंकि हमने यहाँ पर सीधे 7 नंबर टॉपिक को उठाया है। लेकिन हाँ, 1 डिग्री देशांतर में पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर हमारा 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा देशांतरीय विस्तार है भारत का। ठीक है, तो ये लगभग 30 डिग्री देशांतर विस्तार होने के कारण
प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 30 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो 30 चौक 12, 120 मिनट का समय लगेगा। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे का समय लगेगा। और यहाँ पर एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ कि इतने बड़े या इतने लंबे जो देशांतरी विस्तार को पार करने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। भाई 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही क्यों होता है, गुजरात में क्यों नहीं होगा 2 घंटे पहले। तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने का मतलब ही है कि अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्व में स्थित है, इसलिए यह सूर्य के सामने या सूर्य की किरणें इस पर पहले पड़ेंगी अपेक्षा की गुजरात के। ठीक है, पश्चिम से पूर्व पर अपने पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण। ठीक है, तो समझ गए आपकी अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्योदय 2 घंटे पहले क्यों होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया। पहले के चैप्टर में 6 क्लास की एनसीईआरटी के इससे पहले के चैप्टर में बताया गया था कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय क्यों माना गया। तो चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। क्योंकि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है, इसलिए मध्य टाइम को बैलेंस करने के लिए एक मध्य का देशांतर लिया गया। और दोनों के मध्य का देशांतर अगर आप निकालेंगे तो देशांतर का नंबर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसलिए भारत ने, जो भारत का आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो उसको चुना गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इस यामोत्तर को यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर यानी आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन भी कहा जाता है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम अब देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के मैप को देखिए, भारत के मैप में आपको पड़ोसी देश दिख रहे होंगे। ठीक है, इन पड़ोसी देशों को आप देखेंगे तो जिसमें कुछ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, तमाम प्रकार के नाम लिखे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं अभी देखते हैं, जिनकी स्थलीय सीमा भारत से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, इन देशों का नाम का पता लगाइए। ठीक है, तो हम पता लगाते हैं भाई कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान, उसके बाद ये अफगानिस्तान, फिर है तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। अगर इनको याद करना हो तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है पढ़ने के दौरान अपने, बचपन एमबीए, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं बचपन में एमबीए। बचपन में एमबीए का मतलब क्या हुआ, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। बचपन में एमबीए, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, छोटी ट्रिक है। ठीक है, इससे आपको भारत के जो सीमावर्ती देश हैं उनके नाम याद रहेंगे। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है बन जाए, आयोग कुछ भी पूछ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। तो इसको और थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि इसके संदर्भ में और डीप में हम 9 क्लास की एनसीईआरटी, 11 क्लास की एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहां पर और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अब बेसिक और थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। ये बांग्लादेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कैसे, कितनी, तो 4096 किलोमीटर सीमा जो है बांग्लादेश की भारत के साथ लगती है, या कहें कि भारत की सीमा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। इस तरह से भारत की सर्वाधिक अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बांग्लादेश से लगती है। इसके बाद में सबसे कम सीमा किससे लगती है, अफगानिस्तान से। कितनी है भाई, अफगानिस्तान से कितनी लगती है, तो 106 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान से भारत की लगती है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट आप देखिए यहाँ पर, ये अफगानिस्तान की सीमा है जो भारत से लग रही है। ठीक है, इसके बाद हम पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान, इन सब के बारे में 9 और 11 क्लास की एनसीईआरटी में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये एक और मैप है भारत का, इसमें राज्य, उनकी राजधानियां और कर्क रेखा वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
यदि नहीं पता तो आप जान लीजिए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में, ठीक है। लेकिन कर्क रेखा को देखते हैं। कर्क रेखा अभी हमने देखा था शुरुआत में, टॉपिक की शुरुआत में, कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब किन किन राज्यों से गुजरती है ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला राज्य है अपना गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये कुल मिलाकर 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इनको याद करने की ट्रिक मैंने एक बनाई थी, गुमझारा मित्र पछव। गुमझारा मित्र पछव। गुमझारा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, रा से राजस्थान, गुमझारा मित्र, मा से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा मित्र, पछव पा से पश्चिम बंगाल, छ से छत्तीसगढ़, गुमझारा मित्र पछव। इस तरीके से हम 8 राज्यों के नाम याद कर सकते हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है, जो यूपीएससी ने अभी 2 साल पहले 2022 में एक एग्जाम लिया था सीडीएस का, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा था इसी कर्क रेखा से, कर्क रेखा जहां जितने राज्यों से होकर गुजरती है वहां, लेकिन उसने थोड़ा घुमाकर कुछ रोचक तरीके से पूछने का प्रयास किया। और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था कि भारत के कितने ऐसे स्थलीय और समुद्री राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो उसमें ऑप्शन थे 5 और 3, यानी कि 5 स्थलीय और 3 समुद्रीय, 6 और 2 अर्थात 6 स्थलीय और 2 समुद्रीय, 7 और 1 अर्थात 7 स्थलीय और 1 समुद्रीय, या 4 और 4 यानी कि 4 स्थलीय और 4 समुद्रीय। तो वैसे हम याद तो करते हैं, लेकिन इतना गौर से कोई नहीं देखता कि कितने स्थलीय राज्य हैं और कितने जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका उत्तर तो था कि 6 स्थलीय राज्य और 2 समुद्री राज्य। तो ये 6 स्थलीय राज्य कौन कौन से थे? 6 स्थलीय राज्यों में हम देखते हैं, एक तो था अपना राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा और मिजोरम, ये अपने थे स्थलीय राज्य। और जलीय राज्यों में कौन कौन से थे? 2 थे, एक तो पश्चिम बंगाल और एक था गुजरात अपना, ठीक है। इस तरीके से 6 स्थलीय और 2 जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य थे जहां पर कर्क रेखा गुजरती है जिनसे। इसके बाद में थोड़ा और फैक्ट कर्क रेखा से संबंध जान लेते हैं। कर्क रेखा के संबंध में कुछ और फैक्ट, जैसे कि कर्क रेखा की निकटतम सिटी कौन सी है, कर्क रेखा की निकटतम राजधानी कौन सी है, कर्क रेखा के निकटतम कोई मंदिर वगैरह है क्या जहां से कर्क रेखा गुजरती हो? तो सबसे पहला है कि कर्क रेखा के निकटतम सिटी कौन सी है भारत में? कर्क रेखा के निकटतम सिटी तो त्रिपुरा की एक उदयपुर सिटी है जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। इसके बाद में किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो झारखंड की रांची। झारखंड की रांची एक ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। इसके बाद में मध्य प्रदेश का भोपाल दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी। इसके बाद में एक और फैक्ट है बहुत ही अच्छा कि सन टेम्पल, सन टेम्पल के बारे में आमतौर पर लोग पढ़ते हैं कि भाई उड़ीसा में है ये, तो ठीक है। उस सन टेम्पल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कर्क रेखा के संदर्भ में एक सन टेम्पल गुजरात में भी है जिसको मोढेरा का सूर्य मंदिर या मोढेरा का सन टेम्पल कहते हैं। मोढेरा का सन टेम्पल कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा के बारे में हमने कुछ फैक्ट देखे, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? याद कीजिए, 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से स्थलीय राज्य, कौन कौन से जलीय राज्य? तो स्थल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। जलीय राज्य कौन कौन से हैं? 2 हैं, पश्चिम बंगाल और गुजरात। चलिए, हमने ये देख लिया कर्क रेखा के संबंध में बेसिक्स थोड़ा। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि भारत की ऐसे कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले देश हैं जो कि समुद्र से सीमा साझा नहीं करते? तो इनमें 3 देश ऐसे हैं जो कि स्थल अवरुद्ध हैं, अर्थात स्थल अवरुद्ध का मतलब कि जो जलीय सीमा साझा नहीं करते हैं किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, या किसी भी दिशा में वो जलीय सीमा साझा नहीं करते। तो 3 ऐसे देश हैं जो कि स्थल अवरुद्ध हैं, अर्थात जल से सीमा साझा नहीं करते। वो कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला है नेपाल, भूटान दूसरा, तीसरा अफगानिस्तान। आप नेपाल की लोकेशन देखेंगे, ये नेपाल की लोकेशन है, इसके बाद में ये भूटान की लोकेशन है और ये इधर अफगानिस्तान की लोकेशन है। आप देखेंगे कहीं पर भी कोई जलीय सीमा बड़ी वाटर बॉडी नहीं है
जो इनसे सीमा साझा कर रही हो। ठीक है, तो 3 ऐसे अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश हैं भारत के संदर्भ में, जो कि किसी भी रूप में जलीय सीमा साझा नहीं करते। आगे देखते हैं, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। इधर आप देखिए, ये श्रीलंका है और इधर ये इसके नीचे लक्षद्वीप के नीचे इधर मालदीव है। ठीक है, इसमें पूरा मैप नहीं है, वर्ल्ड मैप, नहीं तो उसमें दिख जाता। तो इधर ये लक्षद्वीप है और इधर ये श्रीलंका है। ये 2 द्वीपीय देश हैं जो हम मतलब सीमा साझा तो नहीं करते, लेकिन हमारे पड़ोसी जरूर हैं और इनसे हमारे मित्रवत संबंध है। हालांकि आजकल मालदीव से हमारे मित्रवत संबंध थोड़े फीके पड़े हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखा है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन लिखा हुआ है। भारत एक विशाल देश है। विशाल किस संदर्भ में? तो विशाल क्षेत्रफल के संदर्भ में, विशाल जनसंख्या के संदर्भ में, किस संदर्भ में? तो यहाँ पर बेसिकली भूगोल में यहाँ पर क्षेत्रफल के संदर्भ में है, लेकिन जनसंख्या के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि विशाल जनसंख्या वाला देश है। आप एनसीईआरटी पढ़ते समय मैप को कभी ना भूलें, विशेषकर जियोग्राफी की एनसीईआरटी जब आप पढ़ें तो आप मैप को कभी ना भूलें। तो आप जियोग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते समय मैप को ऑब्जर्व जरूर किया करें, और जो भी एनसीईआरटी में मैप दिए रहे होते हैं या दिए गए होते हैं उनको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। वहां से आयोग लगातार 1-2 क्वेश्चन अभी पिछले 2-3 साल से पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक ये वाला मैप है, इसमें ये भौतिक यानी फिजिकल मैप है। इसमें लोकेट किया गया है हिमालय को, इसमें लोकेट किया गया है थार मरुस्थल को, इसमें लोकेट किया गया है गंगा और उसकी सहायक नदियों को, इसमें लोकेट किया गया है प्रायद्वीपीय भारत को, इसमें लोकेट किया गया पश्चिमी तट को, पूर्वी तट को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, इसमें लोकेट किया गया विंध्यन क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र, विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, इसमें लोकेट किया गया है प्रायद्वीपीय भारत को। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको और अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ये इधर कच्छ का रण है, काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये वाला क्षेत्र जो है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ये क्षेत्र जो है कच्छ का रण है, बन्नी घास के मैदान यहीं पर हैं, ये कच्छ के रण। और इसके यहाँ पर गिर के वन है काठियावाड़ प्रायद्वीप में, यहाँ पर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं गिर के वन। ठीक है, तो ये अपना इंडिया का फिजिकल मैप है, जिसमें विभिन्न स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान सब कुछ लोकेट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। अब तो 29वां नहीं रहा, 28वां हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हालांकि ये जानकारी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी काम की नहीं है। आगे देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। सबको ही पता होगा दिल्ली भारत की राजधानी है, कोई ये तो नहीं जानता कि और दूसरी कोई राजधानी है भारत की। जानना भी नहीं चाहिए। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, इसके बाद में हम अब देखते हैं इसका थोड़ा भौतिक विभाजन। अभी हमने भौतिक मानचित्र देखा भारत का, भौतिक विभाजन देखते हैं। लिखा हुआ है भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। इन सब के बारे में हमने क्लास शुरू होने के दौरान ही देख लिया था कि कौन कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं। उत्तर का विशाल मैदान, जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय पर्वत। ठीक है, इधर हम देखेंगे थार मरुस्थल के आसपास उधर अरावली पर्वत है। यदि पठार देखें तो प्रायद्वीपीय पठार है, छोटा नागपुर पठार है, और यदि डीप में जाएंगे तो उधर असम का पठार है। ठीक है, कार्बी आंगलोंग पठार जिसको कहते हैं। ठीक है, मालवा का पठार है। तट हैं, 2 तट हैं हमारे, पूर्वी तट, पश्चिमी तट। द्वीप समूह है, 2 द्वीप समूह है, एक बंगाल की खाड़ी में जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और एक अरब सागर में जिसको लक्षद्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि हिमालय पर्वत का एक्सटेंशन है, और लक्षद्वीप जो कि प्रवाल द्वीप है। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल द्वीप जो है वो कैसे बनते हैं, वो सब हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का कार्य का मतलब है ये हमारी रक्षा करता है। रक्षा किस चीज से करता है? रक्षा करता है हमारी उत्तर से आने वाली, या फिर कहें कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी शीत हवाओं की से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, इसलिए कि क्लाइमेट डिवाइडर का काम भी करता है, संतरी का कार्य करता है। यदि हिमालय नहीं होता तो हमारे
भारत देश की जलवायु आज कुछ और प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद लिखा है हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, यानी हिमालय बोले तो बर्फ का घर। बर्फ का घर कहना भी उचित है क्योंकि इतना ऊंचा है और सतत है, ठीक है। अगर इसकी औसत ऊंचाई देखें चोटियों की, तो विश्व की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटियों से भी अधिक है। मतलब इसकी अगर औसत ऊंचाई देखें तो 6000 के आसपास है, जो कि अन्य विश्व की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों से भी अधिक है, ठीक है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर हैं, ठीक है। मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, सबसे ऊंची शिखर मतलब विश्व की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट जैसे, ठीक है। तो ये इसी बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं उसमें अवस्थित है। इसके बाद में मध्य हिमालय आता है, इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, जो कि ग्रेट हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से पहाड़ी स्थान हिल स्टेशन हैं, ठीक है, मसूरी वगैरह ये सब इसी में आते हैं मध्य हिमालय में, ठीक है, या मिडिल हिमालय या इसको लघु हिमालय कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं इसको, ठीक है। 5 यहाँ पर लिखा है 5 पहाड़ी स्थानों का नाम पता लगाइए। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के दक्षिण में अपना शिवालिक है, शिवालिक को निम्न हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हिमालय का वर्गीकरण 3 श्रृंखलाओं में किया गया है। सबसे ऊपरी श्रृंखला को बृहद हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय और उसके नीचे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण और कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप मतलब जब नदियां अपने बहाव के दौरान विभिन्न अवसादों को अपने तलहटी में जमा करती जाती हैं, ठीक है। एक जगह धीरे धीरे जमा करते जाते हैं, तो इनकी गति जो है वो धीमी होती जाती है आगे बढ़ते दौरान, ठीक है। तो इन्हीं निक्षेपों को हम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं जलोढ़ निक्षेपों के लगातार डिपोजिशन से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, और इसलिए इन्हीं अवसादों के निक्षेपण के कारण ये मैदान इतना उपजाऊ या फर्टाइल है, ठीक है। आगे लिखा हुआ भी है नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या है? एक तो एक समतल सपाट है जहाँ पर घर बनाना आसान है, दूसरा ये उपजाऊ मैदान है जहाँ पर जनसंख्या को खाद्यान्न उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि भी प्रदान होती है। चूंकि यहाँ पर नदियां भी बहती हैं, इसलिए यहाँ पर जल भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। जलोढ़ निक्षेप यहाँ पर लिखा हुआ भी है। क्या होते हैं जलोढ़ निक्षेप? इन नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसको और आसान भाषा में समझने का प्रयास किया था। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है सहायक नदी। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपना जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, सहायक नदी कहलाती है। सहायक नदी मतलब वही एक बड़ी नदी या मुख्य नदी होगी, इसमें दाएं से या बाएं से किसी भी साइड से आकर कुछ छोटी नदियां मिल जाती हैं और वो अपना जल जो है इनमें विसर्जित कर देती हैं, अपना समापन कर लेती हैं। तो उन्हीं नदियों को हम क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं या सहायक नदियां कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस डेल्टा का नाम क्या है? इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है। आगे लिखा हुआ डेल्टा स्थल का वह भाग होता है। अच्छा, डेल्टा होता क्या है? तो डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के बारे में यहाँ पर बात हुई, तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए विभिन्न राज्यों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, ठीक है, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, बहते हुए बांग्लादेश में जाती है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले कुछ अवसाद मुहाने में निक्षेपित कर देती है। जब यही अवसाद बड़ी मात्रा में निक्षेपित हो जाते हैं तो ये डेल्टा रूपी संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है।
ये डेल्टा विभिन्न प्रकार के होते हैं, पंजाकार डेल्टा, ठीक है, चापाकार डेल्टा, विभिन्न प्रकार के डेल्टा होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर त्रिभुजाकार डेल्टा की आकृति का एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा है। अब आगे चलते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थल है। पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थल है, और इस महामरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल, ठीक है। हमने मैप में देखा भी था थार का मरुस्थल कहाँ पर है, राजस्थान और ये गुजरात का जो क्षेत्र है वो भारतीय महामरुस्थल का सही लोकेशन है, ठीक है। यह गर्म शुष्क तरह रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, चूंकि वर्षा वगैरह नहीं होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति कम मात्रा में और छोटी छोटी वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें कांटे ज्यादा हो, पत्ते बड़े पत्ते वाले कम पेड़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे लिखा हुआ है उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। हमने देखा कि सुंदरबन डेल्टा की आकृति भी त्रिभुजाकार है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति के बारे में कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति भी त्रिभुजाकार है। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। पश्चिमी भाग में हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि भारतीय महामरुस्थल जिसका नाम थार मरुस्थल है वो भारत के पश्चिमी भाग में है। भारत पश्चिमी भाग मतलब राजस्थान, गुजरात, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर थार का मरुस्थल देखने को मिलता है। शुष्क, गर्म, रेतीला स्थल है। वनस्पति बहुत कम मात्रा में वनस्पति होने का मतलब है यहाँ पर बारिश नहीं होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम मात्रा में है। यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियों वाले वनस्पतियाँ देखने को मिलती है जिसमें कांटे होते हैं ज़्यादा। बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। करील वगैरह के पेड़ हैं, ठीक है। कैक्टस है यानी कि नांगफनी, खैर, ये सब जो छोटी छोटी और कांटेदार वनस्पतियाँ हैं वो भारतीय मरुस्थल में देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा की आकृति भी त्रिभुजाकार है, और यहाँ पर देखें प्रायद्वीपीय भारत की आकृति भी त्रिभुजाकार। आगे बढ़ते हैं। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, भारत की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। वर्तमान में है अवशिष्ट रूप में विद्यमान है, ठीक है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। विंध्य और सतपुड़ा, एमपीपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो विंध्य और सतपुड़ा के बारे में तो हम काफ़ी विस्तार से पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं, और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भी बहती हैं, ये भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन? नर्मदा और तापी, जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट का एक दूसरी नाम सह्याद्री है, तो पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट स्थित है, ठीक है। पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा फटा है, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लोहा इसकी प्रचुरता है। हमने देखा था कि प्रायद्वीपीय पठार के अलावा छोटा नागपुर पठार भी है, जिसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। वो भी किस संदर्भ में? खनिजों की प्रचुरता के संदर्भ में, क्योंकि जर्मनी का रूर प्रदेश जो है वो कोयले के खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे लिखा हुआ पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ध्यान रखना, पश्चिमी घाट एक समान है, पूर्वी घाट टूटा फूटा या असतत है, किंतु पश्चिमी घाट सकरा है, पूर्वी घाट चौड़ा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और पश्चिमी तट और पूर्वी तट में अंतर हम थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है, इसके बाद में ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। इसके बाद ये जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे? ये है पश्चिमी तट, और इस एरिया को कहेंगे पूर्वी तट, ठीक है। और ये हिस्सा जो है ये बंगाल की खाड़ी है, और ये हिस्सा जो है ये अरब सागर है। पहले आएंगे पूर्वी घाट, फिर आएंगे पूर्वी तट, फिर आएंगे ये जलीय क्षेत्र, ठीक है, जिसको बंगाली खाड़ी करेंगे। इधर देखते हैं पश्चिम में, पहले आएंगे पश्चिमी घाट, फिर आएंगे पश्चिमी तट, और फिर अरब सागर। तो हम देखेंगे तट क्या है। तट एक सैंडविच का कार्य कर रहे हैं, किसके बीच में? दो घाटों के बीच में और दो जलीय क्षेत्रों के बीच में। अगर पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी घाट
और अरब सागर के बीच में एक किस सैंडविच का कार्य कर रहे हैं। जैसे इसी तरीके से पूर्वी घाट की बात करें और पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट किसके बीच में, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में सैंडविच का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये हमने सैंडविच के एग्जाम्पल से समझा कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट में और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है। इसके बाद में ये लिखा हुआ है भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। पहले का नाम लक्षद्वीप और दूसरे का नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप जो है वो अपना प्रबाल से निर्मित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का एक्सटेंशन, हिमालय का विस्तार है। ठीक है, प्रबाल क्या होते हैं भाई? प्रबाल ऐसे पॉलिप होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ठीक है, और इन्हीं पॉलिपों के लगातार मरने से दूसरे इन्हीं पॉलिपों पर नए नए प्रबाल जन्म लेते हैं। ठीक है, और फिर वो मर जाते हैं, फिर दूसरे नवीन पॉलिप आते हैं, वो जन्म लेते हैं, फिर वो मर जाते हैं, और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। प्रक्रिया लगातार कब तक चलती है? लाखों करोड़ों साल तक चलती रहती है। और उसी प्रक्रिया का परिणाम, लाखों करोड़ों साल की प्रक्रिया का परिणाम ये होता है कि ये लक्षद्वीप जैसे प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। विश्व के संदर्भ में देखें तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल अवरोधक भित्ति है, या अवरोधक प्रवाल भित्ति है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, 1600 किलोमीटर लगभग लंबी है। ठीक है, हालांकि वो अपने अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है वर्ल्ड जियोग्राफी, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिंक कर रहा था तो मैंने बता दिया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इन द्वीपों में से कौन सा द्वीप जो है 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी तो उससे प्रभावित हुआ था। तो आप सभी को पता होगा, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, नहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये लिखा हुआ है सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ये 2 फैक्ट ध्यान रखना, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में कि सुनामी क्या है? एक सागरीय तरंग है, विशाल सागरीय तरंग कह सकते हैं हम इसको। और दूसरा, ये किस कारण उत्पन्न होती है? तो सुनामी के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, परमाणु विस्फोट, ठीक है, भूकंप, या फिर किसी बड़े भूखंड का या कगार का टूटना, ये सब कारण जो है सुनामी के निर्माण के लिए या सुनामी के उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि ये जो टॉपिक है 6th क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 7 इतना ही है। इसके आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। ये अभ्यास प्रश्न इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि हमें पूरे अभी तक जो हमने पढ़ा है उस सब का ये रिवीजन कराने के लिए पर्याप्त है ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो हमने देखा था कि 5 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है भारत को। कौन कौन से? पर्वत यानी कि हिमालय, पठार यानी कि प्रायद्वीप और छोटा नागपुर पठार, मैदान उत्तर भारत का विशाल मैदान हमने चर्चा की थी, तट 2 तट है, पूर्वी तट पश्चिमी तट। ठीक है, द्वीप समूह 2 द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। चलिए, एक फैक्ट तो यही है कि कितने देशों से जुड़ी है, तो 7 देशों से जुड़ी है। उनके नाम कौन कौन से हैं? अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान याद करिए, उसके बाद अफगानिस्तान जो कि सबसे कम सीमा लगती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसके बाद में चाइना, फिर है नेपाल, फिर है भूटान, फिर है म्यांमार, फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की। ठीक है, कितनी? 4096। सबसे कम किससे? अफगानिस्तान से। कितनी? 106 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो हम सबको याद है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वो अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। सिंपल, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, साथ ही किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? तो हमने देखा था कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और लेकिन ये फैक्ट नहीं देखा किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है। तो पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? तो इसके लिए क्या फैक्टर हो सकते हैं? अगर किसी मैदान में अगर अधिक जनसंख्या निवास कर रही है उसके लिए क्या कारक उत्तरदायी होते हैं? तो सबसे पहले कि वहाँ पर एक तो फर्टाइल लैंड हो यानी कि उपजाऊ भूमि हो, इसके बाद में समतल मैदान हो, ठीक है, जहाँ पर
रहने योग्य मकान आसानी से बनाए जा सकें। तीसरा, जल की उपलब्धता हो, यहाँ पर जल की उपलब्धता भी है, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर जल उपलब्ध करवाती हैं। इसके बाद वहाँ पर आवागमन के ट्रांसपोर्टेशन के साधन आसानी से चल फिर सकें, ठीक है। तो समतल सपाट मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये प्रवाल के कंकालों से निर्मित द्वीप समूह, हमने देखा था अभी प्रवाल द्वीप समूह कैसे निर्मित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक क्या कहा जाता है? तो हिमालय को 3 श्रेणियों में, उत्तर से दक्षिण में 3 श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन सी हैं वो 3 श्रेणी? सबसे पहली बृहद हिमालय, ठीक है, जिस दूसरा था हिमाचल हिमालय या फिर मध्य हिमालय, और तीसरा था निम्न हिमालय या फिर शिवालिक, ठीक है। शिवालिक सबसे दक्षिणी या सबसे बाहरी हिमालय की श्रेणी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय। लास्टली देखा कि पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम सह्याद्री है, ठीक है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव। आप जल संधि से इसका अंदाजा ये ना लगा लीजिए कि जो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1960 में, तो ये वो जल संधि है, नहीं। ये पाक जल संधि वो नहीं है। ये पाक जल संधि भौगोलिक स्थिति के आधार पर है, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव। तो अरब सागर में कौन सा स्थित है? अंडमान निकोबार? अरे नहीं भाई, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। मालदीव भी लक्षद्वीप के नीचे ही है, किंतु ये हिंद महासागर का हिस्सा है और ये भारत का द्वीप नहीं है, ये एक स्वतंत्र देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, कौन सी है? तो हमने पढ़ा था कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की एवं विश्व की अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। हिमालय तो भाई नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद देखते हैं खालिस्तान भरें। खालिस्तान के रूप में कुछ 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना था? हमने देखा था कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल था। नंबर 2 है, महान हिमालय को किस नाम से और जाना जाता है? तो महान हिमालय को हमने देखा कि बृहत हिमालय, या कहें कि ग्रेट हिमालय, या कहें कि हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमने देखा था राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन सा है? तो भाई गोवा है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में? अरे नहीं भाई, अरब सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर कहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? कौन सी है? विषुवत रेखा? कैसी बात कर रहे हो भाई, विषुवत रेखा कहाँ हो जाएगी? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। अब आगे लिखा हुआ मानचित्र कार्य, ये हमारे काम का नहीं है मानचित्र कार्य, ये मैंने थोड़ा कुछ पहले मानचित्र बनाया था, बड़ा बेकार सा बना था। तो ये हमारा 6th क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 7 कवर हुआ, और इसमें पढ़ने का केवल एक ही टॉपिक था जो हमारे एमपीपीएस की सिलेबस से मैच कर रहा था, ठीक है, या फिर लिंक कर रहा था। तो ये मान लीजिए कि ये 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी है जो हमारे काम आ सकती थी, यानी कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में केवल टॉपिक नंबर 7 ही है जो एमपीपीएससी प्री के लिए काम का है, ठीक है। तो इसके बाद अगली वीडियो हम 9th क्लास की एनसीईआरटी के संदर्भ में देखेंगे। 7 और 8 क्लास की एनसीईआरटी हैं, वहाँ पर एमपीपीएससी के संदर्भ में कोई खास कंटेंट नहीं है, कुछ है काम का, तो अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे हम। 11 और 12 क्लास की एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उसमें ही उन फैक्ट्स को शामिल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू आज की डिस्कशन के लिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इस तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, ठीक है। यदि आपको कुछ कमी लग रही है तो अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।